सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों का जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। बिहार दिवस की सबको बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों सारे बिहारी वासियों को। दोस्तों बिहार दिवस के ठीक एक दिन पहले पंजाब के भटिंडा के अंदर में बिहारी छात्रों को जो पीटा गया दोस्तों, जो उनको मारा गया बुरी तरीके से, ये इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक 2 हफ्ते पहले कर्नाटका के अंदर में बिहारी छात्रों को दोस्तों यूनिवर्सिटी में कर्नाटका के अंदर में पीटा गया था। उसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि तुरंत ही एक्शन में आ चुकी बिहार सरकार के मुख्य सचिव जो थे दोस्तों अमृतलाल मीणा जी, उन्होंने पंजाब के अंदर में कॉल करके सुनिश्चित किया कि ऐसे बिहारी स्टूडेंटों के साथ में घटना ना घटे। और जो वहां के मुख्य सचिव थे पंजाब के भटिंडा के अंदर में यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एश्योर्ड किया कि स्थिति कंट्रोल में है, जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं उनके साथ ऐसा दोबारा नहीं होगा। हालांकि जो मुद्दा था वो आपसी मुठभेड़ का था जो कि सुलझ चुका है। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से, पार्टी की तरफ से एक बयान आता है कि बिहारियों को ऐसे क्यों मारा जाता है दूसरे राज्यों में। खैर ये दोनों राज्यों में जो अभी हाल ही में घटना घटी है, इसमें एक कॉमन चीज है कि ये इंडिया अलायंस के राज्य है दोस्तों, आम आदमी पार्टी के अंडर में आती है। पंजाब फिर कर्नाटका के अंदर में जो हुआ था आज से 2 हफ्ते पहले, इसी तरीके से स्टूडेंटों पे जो हमला हुआ था बिहारियों पे, वो भी कांग्रेस का राज्य है। तो तेजस्वी यादव, राजद, इन सबको पूछना चाहिए अपने पार्टनरों को कि क्या भाई बिहारियों को क्यों मार रहे हो, इतना ही दर्द है तो। लेकिन सबको राजनीति करनी है और कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही ये चाहती है कि दोस्तों भारत के अंदर में विभाजन हो। कांग्रेस पार्टी कभी भी भारत के हक में कभी बात नहीं करती है। वो भारत को एक अलग यूनियन ऑफ स्टेट मानती है। क्षेत्र में, जातियों में बांटो हिंदुओं को, ताकि भारत बिखर जाए, तार तार हो जाए। अब दोस्तों तेजस्वी यादव या राजद की पूरी पार्टी सवाल नहीं उठा रही है इस मुद्दे पे। हालांकि जितने भी बिहार बीजेपी के हाथ में, जितने भी बीजेपी के राज्य हैं दोस्तों, हर एक राज्यों के अंदर में बिहार दिवस को धाम-धूम से मनाया गया। अपने अपने पार्टी ऑफिस के अंदर में बड़े बड़े जो नेता आए थे दोस्तों, बिहार दिवस को हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया गया। लिट्टी चोखा के साथ में प्रोग्राम मनाया गया दोस्तों। फिर वो चाहे गुजरात हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं भी आप जितने भी राज्य है भाजपा शासित, सब जगह पे हुआ। क्योंकि बिहारी भाई भारत है, किसी के बाप का थोड़ी है, हर जगह जाके कोई भी काम कर सकता है दोस्तों। ये पॉलिटिकल मुद्दा क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए इसको बनाने की पूरी कोशिश कर रही है इंडिया अलायंस, और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पलायन करोगे तो तुम पे अटैक होगा। इसीलिए कांग्रेस की पार्टी वहां पे एक नारा लेके चल रही है कि पलायन रोको, रोजगार दो, नौकरी दो, यात्रा। एक तरफ वो लोग पलायन रोको का नौटंकी कर रहे हैं दोस्तों, और इस तरफ से अपने ही राज्यों में बिहार वासियों पे हमला हो रहा है, तो ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। सोचिए आप इनका दोहरा चरित्र कितना भयंकर है इस देश के लिए और बिहार वासियों के लिए। लेकिन बिहारी लोग इसको भली भांति समझते हैं कि बिहार के हित में कौन सोचता है, बिहारियों के हित में कौन सोचता है। बिहार को हमेशा से पिछड़ा शोषित राज्य बना के रख दिया है दोस्तों। बिहार में जितना पोटेंशियल है, बिहार ही आज लोग जाके दूसरे राज्य में राज्य खड़ा कर सकते हैं दोस्तों। इस देश की जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन तो है भाई, मेहनत मजदूरी करके अपने हक का खाते हैं। अगर वो चाहे तो बिहार को 10 वर्ष के अंदर में बिहार को टॉप 10 स्टेट्स में ला सकती है। लेकिन आज तक किसी ने ये सोचा नहीं कि बिहारी लोग पलायन क्यों करते हैं। कुछ लोग काम के चर्चे से जाते हैं दोस्तों, और कुछ लोग मजबूरी से करते हैं। तो ये जो मजबूरी से कर रहे हैं पलायन, उनको पलायन नहीं करना चाहिए। ये कहना है कांग्रेस पार्टी का, वही कांग्रेस पार्टी जिनके खुद के राज्य में बिहारियों पे अत्याचार हो रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बिहार की पॉलिटिक्स की, कि बिहार के अंदर में पॉलिटिकल मुद्दा क्यों गरमाया हुआ है। पूरे हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो आने वाले चुनाव में जितना हो सके अपने वोटरों को साधने की कोशिश में क्यों दौड़ रही है। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों राजद से। राजद के तेजस्वी यादव हर जगह पे जा रहे हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हर एक जितने भी कास्ट और वर्ग है उनसे वोट साधने की कोशिश की जाए। इसलिए वो युवाओं के बीच में भी घूम रहे हैं, साथ ही साथ में जो महिला है उनके बीच में भी घूम रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं इस बार वोट अपना जुटाने की। हालांकि
अभी आपको पता है मुस्लिम वोट बैंक हर जगह पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी सोचती है कि 20% हमारा मुसलमान वोट बटे ना, इसीलिए हम जितना जल्दी हो सके इनको साधने में चले जाएं। अपीजमेंट पॉलिटिक्स, आपको पता है कि तेजस्वी यादव मतलब राजद की पार्टी जो है बिहार के अंदर में अच्छी से अच्छी स्थिति में भी उसको 28 से 30-31% वोट मिलते हैं और बुरी से बुरी स्थिति में भी उसको उतने ही परसेंट वोट मिलते हैं। लालू जब चीफ मिनिस्टर बने थे तब भी इतने ही परसेंट वोट मिले थे। क्यों? क्योंकि इनका फिक्स्ड है कि MY समीकरण, मुस्लिम और यादवों का समीकरण। हालांकि इस बार यादव वोट नहीं देंगे। वो लोग बोलते हैं भाई हम कास्ट बेस्ड में बंधे नहीं रहना चाहते। यादवों के लिए आज तक किसने क्या किया? किसी ने नहीं किया। और यादव भाई एक तरीके से देखे ना तो कट्टर सनातनी है वो लोग, और वो बोल रहे हैं कि भाई इस बार जातियों में बट के हमें बटना नहीं है, फिर जाके हमें दिल्ली में नौकरी करने भागना पड़ता है, फिर जाके हमें बंगाल में जाना पड़ता है, कलकत्ता में जाके नौकरी करनी पड़ती है, गुजरात जाना पड़ता है, कर्नाटका जाना पड़ता है, हर जगह पे। लेकिन यादव बोलता है हम सनातनी है भाई, इस बार अपने मुद्दे हम खुद चुनेंगे, हमें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि जाति हम यादव है तो हमें वोट दो। और यही यादवों ने बहुत बड़े स्केल में उत्तर प्रदेश में ये करके दिखाया दोस्तों। आज अखिलेश यादव इसीलिए ना इतना भड़का हुआ है कि यादव समाज इनसे छिटक गया। अब बात करते हैं दोस्तों को कांग्रेस की। कांग्रेस की जो है उसमें कन्हैया कुमार तो खैर उसकी पूरी झंडा लेके बिहार के अंदर में भी चल रहा है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं भाई साहब, लेकिन इससे राजद के अंदर में भी खलबली मची है और राजद नहीं चाहता कि कांग्रेस का कन्हैया कुमार ये यात्रा चलाए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के साथ में राजद की ज्यादा बनती नहीं है दोस्तों। राजद को लगता है कि कांग्रेस और राजद के बीच में रोड़ा बन रहे हैं ये दोनों। हालांकि यही कन्हैया कुमार हमारी इंडियन आर्मी के खिलाफ क्या बोला था आप लोगों को शायद याद ना हो, तो ये वीडियो आप पहले देखिए फिर हम बात करते हैं आगे। लेकिन हम जब क्रिटिकल थॉट को डेवलप करते हैं तब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ से कह देना चाहते हूँ कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम भाजपा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। हम ये बोलेंगे कि देश की सुरक्षा सीमा पर खड़े लोगों की है, लेकिन हम यह भी बोलेंगे कि वॉर में आप रुवांडा का उदाहरण उठा करके देख लीजिए, एक साथ खुले मैदान में हजारों हजार महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। ये आज की भी घटना है। तो सुना आपने दोस्तों, यही बंदा वो है जिसने हमारी आर्मी के ऊपर में सवाल उठा के ये कह दिया कि हमारी भारत की आर्मी बलात्कार जैसे कांड करती है। ये बेशर्म को बीच चौराहे पे पब्लिक मार देती, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसको बिहार का प्रभारी बनाया। कभी लोग ये भारत के देश के लोग ये नहीं भूलेंगे, ना ही बिहार के लोग भूलेंगे जो हमारी फौज की बुराई करे, फौज पे तनकीद करे बिना मतलब की। वो देशद्रोही कभी भी बिहार के अंदर में वोट नहीं जुटा पाएगा, बिहारी कभी भी वोट नहीं देगा। और ये मुद्दा राजद को भी अच्छे से पता है कि कांग्रेस के साथ में अगर कन्हैया चिपका रहा और बाद में इंडिया अलायंस दोनों महागठबंधन बना इन दोनों के बीच में, तो लोग कहीं छिटक ना जाए। अब दोस्तों इफ्तार का मोमेंट है, सबको इफ्तार पार्टी करने का बड़ा शौक है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी इफ्तार पार्टी दे रही है। मुस्लिम जो बेड़ा है दोस्तों वहां पे उन सबको इनवाइट किया जा रहा है कि आप लोग आइए, हमारी पार्टी की तरफ से हमने एक इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो आप लोग आइए। अब तेजस्वी यादव ने भी ऑर्गेनाइज किया राजद की तरफ से दोस्तों, तो वहां पे मच गया बवाल। राजद के कार्यकर्ता और जितने भी मुस्लिम लोग वहां पे आए थे इफ्तारी अटेंड कर रहे थे, वो लोग तो अंदर में अटेंड कर रहे थे, लेकिन बाहर अंदर में जितने भी लोग थे उन लोगों ने खाने पीने के लिए धक्का मुक्की चालू हो चुकी। अब ये सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है तो सब मजे ले रहे हैं इसके। आप ये वीडियो देखिए।
ये वीडियो आपने देखा किस तरीके से खाने पीने के लिए धक्का मुक्की चल रही है, गाड़ियां लूट ली और ड्राइवर भाग गया गाड़ी लेके। हालांकि कांग्रेस पार्टी का दोस्तों वजूद नहीं है बिहार में, लेकिन कांग्रेस इस बार चाह रही है कि हम पूरी तरीके से जाए 1-on-1, नहीं तो धमकी तो दे ही देंगे। जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल पे गेम बजाया उसी तरह पे राजद के साथ बनाएंगे, गेम बजा देंगे उसका। अगर सही से हमें सीट नहीं मिली तो हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, अगर हमें सही सीट नहीं दी तो। हालांकि राजद और कांग्रेस महागठबंधन में ही चुनाव ज्यादा लड़ने की आवश्यकता है उनकी, लग रहा है कि ये आपस में ही लड़ेंगे ताकि वोट मुस्लिम का न बढ़ जाए। और यादवों का जो वोट है इस बार ज्यादा मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव के साथ में भी रहेगा। दूसरी बात हम कर ले दोस्तों, तो अब प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर अभी पूरी तरीके से कोशिश ये कर रहा है कि उसकी पार्टी मजबूती के साथ जहां जहां चुनाव लड़ेगी वहां दबा के वोट परसेंट ले आए। उसका अभी सीट जीतना उसका महत्व नहीं है, वो भी कोशिश कर रहा है कि जबरदस्त तरीके से वो वोट खींचने की काबिलियत बनाए अपनी पार्टी के। इसीलिए वो हर जगह जा रहा है और बयान पे बयान दे रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर के बयान से दोस्तों दिक्कत हो रही है राजद के नेताओं को। राजद के एक एमपी है, उन्होंने तो कह दिया कि ये भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है, ये हमेशा से राजद को क्वेश्चन पूछती है, जदयू को सवाल नहीं पूछती, नीतीश कुमार के एजेंडा पे काम करती है, हमें टारगेट करती है। हालांकि ये बात सच है कि प्रशांत किशोर से सबसे ज्यादा अगर डेंट पहुंचने वाला किसी को तो वो पहुंचने वाला है राजद को और कांग्रेस को, क्योंकि गैर बीजेपी वोटर्स जितने भी है दोस्तों वो सब वोट देंगे प्रशांत किशोर को, एक नया ऑल्टरनेटिव समझ के वोट देंगे। हालांकि भाजपा और जदयू के वोटर्स हमेशा कमिटेड रहे हैं दोस्तों, या तो वो किसी को वोट देंगे नहीं अगर नाराज होंगे तो, अगर वोट देंगे तो जदयू और भाजपा को देंगे। वो जिंदगी में कभी भी राजद या फिर प्रशांत किशोर या फिर कांग्रेस इनको वोट नहीं देंगे। मेजोरिटी ऑफ द कमिटेड वोटर्स होते हैं और ये बात राजद को पता है, इसीलिए राजद थोड़ी बौखलाई हुई है प्रशांत किशोर से। और प्रशांत किशोर ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेके और पॉलिटिकल गलियारे मुद्दा गर्मा गया है, वो है नीतीश कुमार पे। नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये दावा प्रशांत किशोर कर रहा है और अभी से नहीं कर रहा, ये कुछ महीने पहले से वो शुरू हुआ है और ये बोल रहा है कि नीतीश कुमार जी का अभी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और ये बात अब तो तेजस्वी यादव ने भी उठा ली है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जब भारत का राष्ट्रगान बज रहा था दोस्तों, तब नीतीश कुमार जी एकदम कैजुअल स्टाइल में बात कर रहे थे। फिर उनको उनके पास में जो खड़े थे उन्होंने समझाया कि भाई नेशनल एंथम चल रहा, थोड़ा सीरियस होइए। फिर नीतीश कुमार जी सीरियस खड़े हो गए। हालांकि दोस्तों नीतीश कुमार जी की अब उम्र हो रही है, ठीक है, अगर उनको कोई इश्यूज भी है और बीजेपी और जदयू बोलती है कि हमारा नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट भी नीतीश कुमार होगा, तो इससे पब्लिक इमेज एक डेंट होगी। पब्लिक सोचेगी कि भाई अगर ये बंदा मानसिक संतुलन खराब है तो आने वाले 5 साल भी हम यही चीफ मिनिस्टर देखेंगे। तो ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं और साथ ही साथ में राजद भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। ये परसेप्शन लोगों के बीच में बैठाया जा रहा है दोस्तों, ताकि आने वाले इलेक्शन में ये पॉइंट आप उठाएंगे थोड़े महीने के बाद में, देखिए जिनका मानसिक संतुलन खड़ा है वही आपका चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो ये सही वक्त नहीं है बिहार के लिए, ऐसे करके ये लोग प्रोपेगेंडा अभी से तैयार कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने क्या कहा, छोटा सा बाइट सुनिए उसका। देखिए नीतीश जी की जो हरकत है या जो उनकी भाव भंगिमा है, जो उनके वक्तव्य हैं, इसको लेकर मैं ज्यादातर पिछले 2-2.5 साल में मैंने कोई वक्तव्य दिया नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर टीका टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी भाजपा के सुशील कुमार मोदी जी ने शुरू की। नवंबर 2023 में पहली बार सुशील मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश जी गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित है। उसके बाद से बिहार के करीब करीब सभी नेताओं ने उनके स्वास्थ्य पर टीका टिप्पणी की है। मैंने कभी टिप्पणी नहीं की थी जनवरी तक, लेकिन जनवरी में जब बीपीएससी का आंदोलन चल रहा था, अधिकारियों से या व्यवस्था से हम लोग की बातचीत चल रही थी, तब मुझे इस बात का अधिकारियों के माध्यम से भी इस फिर से ज्ञान हुआ, समझ आई कि नीतीश जी की मानसिक हालत दिनों दिन इतनी खराब हो गई है कि उनको ज्यादातर विषयों की समझ ही नहीं है, कोई उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में हो क्या रहा है। तब मैंने ये कहा है कि बिहार में अगर कोई सिपाही भी नियुक्त होता है तो उसका मेडिकल जांच होता है। कोई भी नौकरी, अगर आप पत्रकार हैं,
अगर आप मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है तो आपको पत्रकारिता की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा कैसे है कि 13 करोड़ लोगों के राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर रोज चर्चा टिप्पणी हो रही है और सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं है, सरकार ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर हमने कैमरे पर कहा और आज रिपीट कर देते हैं, नीतीश कुमार शारीरिक तौर से थके हुए और मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं। और अगर इसका प्रमाण आपको जानना है तो खाली आप खड़े होकर नीतीश कुमार जी से उनके मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम पूछ लीजिए। नीतीश कुमार की मानसिक हालत आज ये है कि वो अपने मंत्री परिषद के साथी मंत्रियों का नाम तक नहीं जानते हैं, नहीं याद है उनको, और उनके भरोसे 13 करोड़ लोगों का जीवन छोड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार जी की तो गलती है ही, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा दोष उनके सहयोगी दल भाजपा का है, क्योंकि ये नहीं संभव है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक हालत या उनकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। बावजूद इसके वो लोग नीतीश कुमार को सामने खड़ा करके राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए भाजपा भी बराबर की गुनाहगार है, जो ये समझती है कि बिहार की जनता को मूर्ख बनाकर किसी तरह वोट ले लो और अगर कहीं जीत मिल गई तो नीतीश को हटाकर अपना भाजपा का मुख्यमंत्री बना लो। ये उनकी रणनीति है। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश जी तो बीमार है ही, लेकिन उस बीमार व्यक्ति को जनता के ऊपर थोप के रखना, मुख्यमंत्री बनाए रखना, इसका ये जो गुनाह है ये भाजपा कर रही है और भाजपा के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। सुना दोस्तों, अब बात करते हैं भाजपा की। भाजपा दोस्तों पूरी फूक फॉर्म में है और इस बार गूगल फूक दिया है उन्होंने बिहार चुनाव का। 30 मार्च से शुरू होने वाला है अमित शाह जी का एक घमासान कैंपेन। ये जो कैंपेन होने वाला है दोस्तों, ये जो रैली होने वाली है, कहा जा रहा है 1 लाख से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता पूरे बिहार के अंदर में 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता आने वाले हैं उस रैली में। और 30 तारीख को जो रैली होने वाली है अमित शाह जी की, वो गोपालगंज में होने वाली है दोस्तों। और उसी दिन से अमित शाह जी नारा दे के जा रहे हैं बिहार से, और वो बिहार में अंदर ही डेरा डालने वाले हैं बहुत जल्द से। पूरे बिहार चुनाव को इस बार मॉनिटर खुद अमित शाह जी करेंगे और जितने भी कार्यकर्ता है भाजपा के, उनको पूरी तरह संबोधित करते हुए स्ट्रेटेजी देंगे अपनी कि कैसे चुनाव जीतना है बिहार के अंदर में। अब दोस्तों मेन बात है ना कि अभी कांग्रेस के अंदर में भी कांग्रेस के जो प्रभारी थे बिहार के, उनको बदल दिया अखिलेश प्रसाद जी को। उनके बारे में कहा जाता था कि अखिलेश प्रसाद जी लालू यादव के बहुत बड़े करीबी है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी थे वो लालू के करीबी थे, तो लालू उनको चैनलाइज करके अपने हाथ में हथकंडे खेलते थे। ये आरोप है दोस्तों एनडीए का, जदयू और भाजपा का। दूसरी तरफ अभी जो बनाए गए हैं राकेश कुमार, अब दूसरी तरफ वाले बोल रहे हैं कि ये तो ललन सिंह जी के क्लोज है, ललन सिंह जी के दूर के रिश्तेदार हैं। तो अब सोचिए, हालांकि कांग्रेस पार्टी का कोई ज्यादा बेस नहीं है बिहार के अंदर में, लेकिन कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है कि भाई कन्हैया कुमार को भी एक बार ट्राई कर लेने दो। हालांकि कन्हैया कुमार का मैंने आपको पुराना वीडियो सुना दिया आपकी उसकी मानसिकता क्या है। इसके बाद में भी अगर कन्हैया कुमार जैसे लोगों को कांग्रेस पार्टी बिहार का प्रभारी बना के चुनाव का पूरा कैंपेन दे देती है, सौंप देती है, तो बिहारियों को अब डिसाइड करना है कि ऐसी देश विरोधी मानसिकता वाले लोगों के पार्टी को आप क्या वोट देंगे। हालांकि चुनाव का भी थोड़ा टाइम है दोस्तों, अब तो डेट भी अनाउंस होने हैं, कौन कौन कहां से टिकट लड़ेगा वो भी चुनाव डिसाइड होने हैं। लेकिन आप अभी से ये सब उम्मीदवारों को देख के रखिए ताकि आने वाले टाइम में आपको माइंड क्लियर करने में आपको क्लैरिटी रहे। दोस्तों नीतीश कुमार जी की पार्टी की तरफ से भी इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है इस बार बिहार के अंदर में, और वो इफ्तार पार्टी आज ही ऑर्गेनाइज की गई है। हालांकि मुस्लिम संगठन जो है उन्होंने कहा है कि हम नीतीश कुमार जी की जदयू की तरफ से जो इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है उसमें हम नहीं जाएंगे, उसको हम खारिज करते हैं, इन्विटेशन को बॉयकॉट करते हैं। जब पूछा गया क्यों, तब उन्होंने बताया कि नहीं, भाजपा के साथ अलायंस में है जदयू की पार्टी, इसीलिए हम नहीं जाएंगे इनके साथ में, इनके इफ्तार पार्टी में। और क्योंकि हमारा देश एक सेक्युलर है, भाई सेक्युलरिज्म का ठेका खाली क्या हिंदुओं ने लेकर रखा, खाली क्या सिखों ने लेकर रखा, खाली क्या क्रिश्चियनों ने लेकर रखा,
ये गंगा जमुना तहजीब वाले फ्रॉडिये भारत के अंदर में दोस्तों ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, इन सबकी ही देन है जो इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ती है भारत के खिलाफ बात करने के लिए। अब दोस्तों इनको वोट बैंक की तरह देखती है हर पार्टी, इसीलिए तेजस्वी यादव ने इफ्तार पार्टी बुलाई थी, वो वीडियो आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई थी। अब नीतीश कुमार भी एक गुड जेस्चर में दोस्तों वोट मत दो, लेकिन एक इन्विटेशन किसी ने दिया है तो एटलीस्ट उसकी सही से इज्जत तो करो, कुछ नहीं तो तुम्हारे बर्फ की तो करो। लेकिन कह दिया कि नहीं, वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो बिल भाजपा ला रही है उनके अलायंस पार्टनर है जदयू, चंद्रबाबू नायडू, तो इन लोगों की हम इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे। मत जाओ भाई, कौन कसम दे रहा है तुम्हें? सबको पता है कि कौन किसको वोट देता है दोस्तों, सबको पता है कि 1% भी वोट नहीं जाने वाला भाजपा को। फिर भी भाजपा और इनके जितने भी अलायंस पार्टनर है ये लोग खुश करने की कोशिश करते हैं इन लोगों को, इसीलिए ये लोग सर पे चढ़ जाते हैं बाद में, क्योंकि आज सबको वोट बैंक की तरीके से दिखा जा रहा है भाई, सबको वोट बैंक की तरीके से। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव क्या बहुत बड़ा मुसलमानों का मसीहा है, वेल विशर है? नहीं, वोट बैंक जो आने वाले टाइम में उसको वोट चाहिए मुसलमानों के, तभी उसकी पार्टी कुछ सीटें ला पाएगी। इसीलिए ये हर साल होता है और चुनाव के साल में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। दिल्ली में भी आपने देखा सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, जया बच्चन, ये लोग फोटो खिंचाने चले गए इफ्तार पार्टी में खजूर खाते खाते, क्योंकि भाई फोटो खिंचाना जरूरी है, मुसलमान वोट छिटक न जाए। कांग्रेस को डर है कि अखिलेश यादव न ले जाए, इसीलिए कांग्रेस को भी पहुंचना पड़ता है। कांग्रेस को डर है यहाँ पे तेजस्वी यादव अकेले ना खा जाए खजूर, इसीलिए कांग्रेस पार्टी भी ऑर्गेनाइज करेगी। आज नीतीश कुमार ने ऑर्गेनाइज किया तो कुछ संगठनों, मुसलमान संगठन ने ये कह दिया कि नहीं, क्योंकि ये भाजपा के साथ अलायंस में है तो हम नहीं जाएंगे इफ्तार पार्टी में। मत जाओ भाई, किसने कसम दी है? तो ये जो अपडेट है दोस्तों ये देनी थी आप लोगों को, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए आपको क्या लग रहा है बिहार में आने वाले वक्त में किसकी पार्टी ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ती दिख रही है दोस्तों। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।